हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, जो कि चैप्टर 1 है और इसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। और जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला होगा मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छे खासे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर दिए? चलिए ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो देखिए, शीत युद्ध का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है और इसमें युद्ध होने की पूरी संभावना होती है, युद्ध होने की आशंका रहता है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष रहता है और वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। अब समझिए कि ये दो गुट है और इन दोनों के बीच ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि अब इन दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि ऐसा शीत युद्ध जो अभी हम पढ़े, ये क्यों जरूरी था शीत युद्ध पढ़ना। तो देखिए, ऐसा दुनिया में एक बार हो चुका था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो शीत युद्ध जो दौर कहा जाता है वो 1945 से लेकर 1990 तक चला था ये। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि समकालीन विश्व राजनीति, आप जो पहला पुस्तक पढ़ रहे इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, समकालीन विश्व राजनीति का मतलब होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक की वैश्विक घटना, यानी कि जितने भी वैश्विक घटनाएं हुए और उन सब का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समकालीन विश्व राजनीति का विषय कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है कि शीत युद्ध की शुरुआत। तो शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उसके बाद से युद्ध की शुरुआत, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। उसके बाद आता है कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो इसका रीजन बताया जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जिसके वजह से शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन इसका मेन रीजन जो बताया जाता है वो ये है कि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, जब उसका विघटन हो गया, यानी कि वो समाप्त हो गया, तो ये क्या हुआ? शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, मान लीजिए कि कोई ए ग्रुप है और कोई बी ग्रुप है, इन दोनों के बीच बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, कट्टर की दुश्मनी है। अब और मान लीजिए कि इनमें से ए जो था वो मर गया, तो अब बी किसका, मतलब बी का दुश्मन कौन रहा? अगर कोई नहीं रहा तो ऐसे में बी क्या हो गया? एक शक्तिशाली कह सकते या विजेता कह सकते। तो उसी प्रकार से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो अमेरिका क्या बन गया? महाशक्ति बन गया और शीत युद्ध का यहीं से खत्म, मतलब समाप्त हो गया। उसके बाद आगे आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है शीत युद्ध का कारण, यानी कि शीत युद्ध होने के पीछे कारण क्या था, आखिर क्यों शीत युद्ध हुआ था। तो देखिए, शीत युद्ध होने के पीछे कारण यह था कि अमेरिका चाहता था कि महाशक्ति मैं बनकर रहूं और सोवियत संघ चाहता था कि महाशक्ति बनकर मैं रहूं। तो दोनों चाहता था कि मैं महाशक्ति बनकर रहूं, इस वजह से इन दोनों में क्या हुआ कि प्रतिद्वंद्विता चलने लगी, ये एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो गए और इसी को क्या कहा जाने लगा? शीत युद्ध कहा जाने लगा। अब देखिए, इन दोनों ने अपनी दुश्मनी, मतलब एक दूसरे से जीतने के लिए इन्होंने परमाणु बम बनवाने लगे, मतलब बहुत ही विशाल विशाल परमाणु बम बनाए। और ऐसा किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी दोनों में से कि अगर किसी एक पर परमाणु बम गिरा दिया जाए तो उस राष्ट्र का वो झेलना, यानी कि वो परमाणु बम को झेल पाना हर किसी राष्ट्र के बस की बात नहीं होती है। दोनों महाशक्ति जो थे वो परमाणु हथियार को संपन्न थे, यानी कि दोनों के पास जो परमाणु हथियारें थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में थी और इसके पास इनकी क्षमता के परमाणु हथियार मतलब थे और एक दूसरे को ये असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे, यानी कि इसके क्षमता के हिसाब से कुछ ज्यादा ही इनके पास परमाणु हथियार थे और ये दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकते थे। ऐसे में अगर मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप है और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बी ग्रुप है, ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो जीतेगा कौन? भले ही कोई भी जीते, लेकिन क्षति इसमें दोनों को पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक पंच ये
मारेगा तो दूसरा पंच ये भी मारेगा, तो जितना जो दर्द इसको होगा उतना इसको भी होगा, क्योंकि दोनों समान मतलब ताकतवर के हैं इस वजह से। तो दोनों शक्तिशाली थे, इसलिए इन दोनों के बीच में अगर युद्ध होता तो दोनों को क्षति पहुंचती। उसके बाद एक दूसरे को उकसावे के बावजूद भी कोई राष्ट्र अपने नागरिक पर युद्ध की मार नहीं झेलना चाहता। यानी कि अगर कोई ये भी कहता है कि तुम युद्ध करो, तो इस स्थिति में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि हम युद्ध करें, क्योंकि वहाँ की जो जनता होती है उनको उस युद्ध का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो वहाँ की जनताओं का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इस वजह से इन दोनों ने ऐसी स्थिति मतलब बना के रखी कि इन दोनों में हमेशा प्रतिद्वंद्विता ही चलती रही, युद्ध कभी नहीं हुआ। और दोनों राष्ट्रों के बीच जो थी वो गहन प्रतिद्वंदिता थी, यानी कि बहुत ही भारी कंपटीशन चला आ रहा था। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। अब शीत युद्ध की एक विचारधारा की लड़ाई कैसे थी, तो देखिए अमेरिका जो था इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, और जो सोवियत संघ था इसकी विचारधारा थी समाजवादी या समाजवाद। तो इन दोनों के विचारधारा जो थे वो अलग अलग थे और दुनिया में सामाजिक बदलाव करने चाहते थे। तो ऐसे में देखिए अमेरिका ये चाहता था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए सबसे बेहतर है, यानी कि सबसे बेस्ट जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। लेकिन सोवियत संघ जो है वो ये कह रहा है कि जो समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है ये सबसे बेहतर है। तो मतलब अपने विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों के बीच क्या हुआ कि प्रतिद्वंदिता स्टार्ट हो गया और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत भी हो गई। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम आते हैं। तो अगला आता है कि आखिर पूंजीवाद जो है ये क्या है। तो देखिए सरकार का इसमें हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यानी कि अगर कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें सरकार ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार को बस उससे मतलब है कि टैक्स से, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो चीजें होती है वो सरकार के हाथ में नहीं होती है, यानी कि कोई भी चीज कंपनियां हो गई तो वो सरकार के हाथ में नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं अंबानी की जो कंपनी है वो क्या एक निजी कंपनी है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर होता है, निजी कंपनी ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें व्यापारिक अधिक होते हैं और निजी व्यवस्था ज्यादा होती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है या समाजवादी विचारधारा क्या है, तो देखिए इसमें जो होता है वो ज्यादातर अधिकार जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है, यानी कि अगर आपको कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले सरकार के पास आना होगा और सरकार आपको उस बात का सलाह देंगे तभी आप वो कर सकते हैं। तो निजी स्वामित्व का इसमें विरोध किया जाता है, यानी कि ये नहीं कहा जाता है कि किसी चीज पर भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ये इसका विरोध करता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये आता है कि शीत युद्ध यानी कि जो यहाँ पर आता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा आता है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो गुटों के बीच में हुआ था, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।